नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कर्मोदय एकेडमी पर। आज यानी 1 फरवरी 2026 हर भारतीय साथ ही आप जैसे प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसद में हमारा बजट यूनियन बजट 2026-27 पेश किया जा चुका है। आप चाहें यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस क्लास से 3 से 5 सवाल एग्जाम में 100% आने वाले हैं। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसके बारे में हम कंप्लीट एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि कौन से सामान हैं या फिर कौन सी ऐसी गुड्स हैं जिनकी प्राइसेस बढ़ी हैं या फिर कौन सी सस्ती हुई हैं। हम साथ में ये भी देखेंगे कि रक्षा बजट में कितनी वृद्धि की गई है और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस टॉपिक के बारे में। बजट सबसे पहले इनके फैक्ट्स के बारे में जानने से पहले हम बजट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि बजट होता क्या है। तो बजट एक लेखा जोखा है जो हम खर्च करते हैं या फिर व्यय कह सकते हैं उसको, या फिर हमें जो आय प्राप्त होती है उसको, तो उसका क्या है कि लेखा जोखा है। आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, जब कोई ओकेजन होता है या फिर शादी होती है तो हमारे मम्मी पापा एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि अब इस शादी में हम इतना खर्चा कर पाएंगे या फिर इतना ठीक रहेगा, या कम करने की कोशिश करेंगे या फिर ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरीके से वो प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से हमें इन्वेस्ट करना है, या फिर जो प्रॉफिट इन्वेस्ट के द्वारा जो प्रॉफिट प्राप्त होगा उसके बारे में वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि बजट का कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई उल्लेख नहीं है, कि कोई बजट वर्ड का कोई उल्लेख नहीं है। इसको आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण ही भारतीय संविधान में उल्लेखित है। और दूसरी चीज़ ये कि आज पहली बार ऐसा हुआ है भारतीय इतिहास में कि संडे को कोई बजट प्रस्तुत किया गया है। तो अब इस बजट के जो उद्देश्य रहे हैं और जो कर्तव्य रहे हैं उनको अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और मोदी जी ने या फिर हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने इस बजट को युवाओं को समर्पित बजट कहा है। तो सबसे पहला फैक्ट है कि यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 9वां बजट है और ये पहली महिलाएं बन गई हैं लगातार 9वां बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है। इससे पहले देसाई साहब थे, उन्होंने 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। बजट के हम प्रमुख कर्तव्य देख लेते हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज़ डिसाइड करते हैं या फिर कोई पॉलिसी बनाते हैं, कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, तो हमारे कोई ना कोई एम होते हैं या फिर कोई कर्तव्य होते हैं कि हम वो चीज़ें कर क्यों रहे हैं। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको बनाए रखना। इकोनॉमिक ग्रोथ, जो किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कैसी चल रही है, ज़्यादा ज़्यादा है या कम है, तो हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़े। सेकंड है लोगों की उम्मीदों को पूरा करना, क्योंकि आम आदमी को एक बजट से बहुत उम्मीदें होती हैं कि हमारे लिए गवर्नमेंट ऐसी कौन सी पॉलिसीज या प्रोग्राम्स लाएगी जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट होगा और हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। थर्ड है सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करना, और हमारी गवर्नमेंट ये बहुत बार बोलती है, बहुत बार इनका क्वेट रहता है काफ़ी बार कि सबका साथ और सबका विकास करना। मोदी जी अपने हर भाषण में लगभग इन वर्ड्स का यूज जरूर करते हैं, और जो कि ज़रूरी भी है, क्योंकि विकास सभी का होना चाहिए और एक साथ होना चाहिए और समान होना चाहिए। नेक्स्ट है वित्त मंत्री ने भाषण में जियोपॉलिटिक्स और वैश्विक चुनौतियों का भी जिक्र किया है। तो यहाँ पर एक वर्ड है जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स का मतलब है, इसका मतलब देखा जाए तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका इस तरीके से यूज करना कि हम पॉलिटिकल इकोनॉमिकली एक तरीके से खुद डेवलपमेंट कर सकें, या फिर विश्व में अपनी एक तरीके से खुद को साबित कर सके कि हाँ हमारे अंदर भी क्या है, एक तरीके से शक्ति है आगे बढ़ने की। नेक्स्ट राजकोषीय घाटे की बात करते हैं।
राजकोषीय घाटा, राजकोषीय बजट 2026-27 में जो फिस्कल डिफिसिट रखा गया है, राजकोषीय घाटा, इसका एक तरीके से जो अनुमान लगाया है वो कम होने का अनुमान लगाया है कि इस बार हमारा जो राजकोषीय घाटा रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि 2025-26 की हम बात करते हैं तो राजकोषीय घाटा 4.4% था। कितना था? 4.4%, जिसको 2026 में अनुमान लगाया जा रहा है कि यह घाटा थोड़ा कम होगा, जो कि 4.3% के समथिंग रह सकता है। तो 2026-27 का ये लक्ष्य रखा है हमने कि जीडीपी का जो एक राजकोषीय घाटा रहेगा वो कितना रहेगा? 4.3%। 2025 में ये 25-26 में 4.4% था। निष्कर्ष, घाटे में हल्की कमी आएगी, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है, बिल्कुल अच्छा संकेत है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम कम से कम पैसे खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा इनकम क्या प्राप्त करें। नेक्स्ट है रक्षा क्षेत्र। तो हमने इस बजट में हमने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है हमारे रक्षा बजट में। वो शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिस्कस हुआ है कि हमारे रक्षा बजट ज़्यादातर क्या है, कमी रहता है। तो रक्षा बजट बढ़ाकर 7.8 लाख करोड़ कर दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं, याद रखना। कितना कर दिया गया है? 7.8 लाख करोड़, जो 2026-27 के अकॉर्डिंग है। यह पिछले वर्ष में कितना था? 6.81 लाख करोड़। तो इसकी जो अगर वृद्धि मान सकते हैं तो कितनी, कम से कम 14 से 15% के समथिंग इसमें क्या है, वृद्धि की गई है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर मुख्य फोकस की हम बात करते हैं कि जो रक्षा बजट बनाया गया है वो किसमें, तो एक तो हमें आर्मी का क्या करना है, आधुनिकीकरण करना है। मतलब ऐसे इनको हथियार प्रोवाइड कराने हैं जो कि अगर कोई वॉर हो रही है, बैटल हो रही है, तो उसमें अच्छे से क्या कर सकें, वर्क कर सकें और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें। स्वदेशी हथियारों का उत्पादन करना, मतलब हम क्या करते हैं, ज़्यादातर जो हथियार रहते हैं, आर्म्स रहते हैं, उनको जैसे इजराइल है, यूएसए है, रसिया है, इन सारी कंट्री से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमारी जो एक तरीके से कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको हम आत्मनिर्भर मेड इन इंडिया बनाने पर फोकस किया जाएगा, ऐसा इस बजट में कहा गया है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके डेवलपमेंट पर जोर देने की बात की गई है, जिसमें रेलवे और जलमार्ग, रेलवे ऐसे 7 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। अब कॉरिडोर इसमें क्या है, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की है। तो कितने की है? 7 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। फर्स्ट है मुंबई पुणे, फिर सेकंड है पुणे हैदराबाद, और थर्ड रहेगा हैदराबाद से बेंगलुरु, और फोर्थ रहेगा बेंगलुरु से चेन्नई, फिर चेन्नई से बेंगलुरु, और दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी। तो ये 7 ऐसे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जो किसी भी देश के आर्थिक विकास में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एक जगह से सामान को ले जाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इसके साथ ही अगले जो नेक्स्ट 5 साल रहेंगे उसमें 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाएंगे, और ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी एक अच्छा प्रयास है। अगर हम शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो कुछ फ्रेट कॉरिडोर बनाने की भी इसमें बात कही गई है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ सिटीज़ क्या सेलेक्ट की जाती है, उनका एक बेसिस होता है, जैसे कि इसमें बोल रखा है, इन्होंने बोला है कि Tier 2 और Tier 3। तो इसमें क्या होता है, इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा पॉपुलेशन, और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन तीनों का एक डाटा, एक मापन लिया जाता है, एक रूपरेखा तैयार की जाती है, जिसके द्वारा उन शहरों को सेलेक्ट किया जाए। जैसे कि अभी जयपुर है, उसके अलावा कोची है, तो ये क्या है, ऐसे शहरों को चुना जाता है। ये Tier 2 में आते हैं। Tier 3 में कैसे आते हैं, जैसे उदयपुर है, जो अभी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। तो इनके लिए क्या है, इन्होंने एक आवंटन किया है, कुछ पैसों का आवंटन किया है, तो जिसमें क्या है, विकास के लिए 12.2 लाख करोड़, कितने, 12.2 लाख करोड़ राशि आवंटित की गई है। पहले ये 11.2 थी, कहने का मतलब 1 लाख करोड़ इसमें भी बढ़ा दिया गया है। राज्यों के ग्रामीण और शहरी निकायों के विकास के लिए 1.4 लाख करोड़ की मदद की गई है। साथ ही कार्गो के लिए फ्रेट कॉरिडोर, अच्छा ये फ्रेट कॉरिडोर क्या होते हैं, फ्रेट कॉरिडोर का मतलब है ऐसी मालगाड़ियां चलाई जाती है जो सिर्फ सामान को लाने और ले जाने के लिए होती है। और दूसरी चीज़ इस पर क्या है, अपन जो ट्रेवल करते हैं, जो नॉर्मल पॉपुलेशन ट्रेवल करती है, वो ट्रेन उस पर नहीं चलती हैं, जिससे ये बिना रुके
गति के साथ आगे ट्रेवल करती हैं और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। अच्छा, पीपीपी मॉडल। इस पीपीपी मॉडल के आधार पर क्या होगा, पूर्व में दुकनी से पश्चिम में सूरत तक एक कॉरिडोर बनेगा। अच्छा, पीपीपी मॉडल होता क्या है? पीपीपी मॉडल का मतलब है कि जब निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र आपस में मिलकर किसी भी योजना को बनाते हैं, जैसे कि स्टेट हाईवेज हैं, रेलवे का निर्माण किया जाता है, या फिर बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, इन दोनों की क्या होती है, भागीदारी होती है। किसकी? प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, इन दोनों की क्या होती है, भागीदारी होती है। दोनों अच्छी गुणवत्ता प्रदान करने के लिए ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और कल्याण। तो इस बजट में स्वास्थ्य और कल्याण पर भी फोकस किया गया है, जिसमें 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की बात कही गई है कि 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाएंगे। मेडिकल टूरिज्म, जैसे कि मेडिकल टूरिज्म का मतलब है, और ये चैप्टर में भी एनसीईआरटी में तो इसका जिक्र भी किया गया है, मेडिकल टूरिज्म में। तो इसमें होता है क्या है, अगर कोई भी अपन बाहर इलाज कराने के लिए जाते हैं, या फिर अपन एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ से कोई अपन मम्मी पापा अगर पैसे भेजते हैं, तो वहाँ पर उनमें कुछ परसेंट टैक्स लगता है, जो जिसको अपन, अच्छा, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो इसको हटा दिया गया है। ये पहले 5% था और इनको अब 2% कर दिया है। कितना कर दिया है? 2% कर दिया है। और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब बनाने की बात कही है, जिसमें 10,000 करोड़ का निवेश, कितने की, 10,000 करोड़ निवेश करने की बात कही गई है। 7 दुर्लभ बीमारियों जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल, ये जो है, इन पर पहले कोई दवाइयों पर जो आयात लगता था, शुल्क लगता था, तो ड्यूटी उसको भी क्या इन्होंने हटा दिया है, फ्री कर दिया है। और एक जामनगर है, जामनगर कहाँ पर है, गुजरात में। तो जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोलने की क्या है, बात की गई है कि इसको वहाँ पर बनाया जाएगा। उसके साथ ही एजुकेशन और साथ में युवा इनोवेशन, इसकी भी बात की गई है, जिसमें इन जो फोकस किया है मेन चीज़, वो कंटेंट पर फोकस किया है कि कंटेंट जो रील बनाते हैं उनको किस तरीके से डेवलप करना है, उसके बारे में बात की गई है। जब 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और साथ ही 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स ओपन किए जाएंगे। मतलब यहाँ से कहा जाएगा कि कंटेंट कैसे बनाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कंटेंट कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं हो, इसका फ़ायदा भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों साइड होती हैं। उसके अलावा स्टेम मतलब विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, इसको शिक्षा में प्राथमिकता देने की बात की गई है कि इनको अच्छे से पढ़ाया जाए, बच्चों का डेवलपमेंट किया जाए। और उसके साथ ही जो 7, 8, 9 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने की भी इसमें बात की गई है कि 789 जिलों में क्या बनाया जाए, हर जिले में एक हॉस्टल ज़रूर होना चाहिए, इसकी भी बात की गई है इस बजट में। तो एक तरीके से देखा जाए तो एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की बात ये बजट करता है, इसमें कहा गया है। साथ में महिलाओं का भी इसमें ध्यान रखा गया है, महिला सशक्तिकरण पर भी इसमें जोर दिया गया है, जिसमें स्वयं सहायता समूह SSG, ये वो समूह होते हैं जो खुद के ग्रुप्स बना लेते हैं और खुद के डेवलपमेंट को एक तरीके से खुद ही डिपेंड उस पर खुद का डेवलपमेंट खुद के द्वारा ही करना की सोच रखते हैं, जिसमें महिलाओं के लिए सी मार्ट बनाए जाएंगे। अब इसमें होगा क्या, जैसे कि कोई भी फीमेल्स का कोई ग्रुप है, अगर उन्होंने कोई चीज़ें बनाई, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लकड़ी के द्वारा बनती हैं, या फिर जैसे दरिया हैं, तो वो सारी चीज़ें खुद वहाँ पर सेल करेंगी और उनका जो पैसा होगा वो खुद के पास ही आएगा। नेशनल हैंडलूम पॉलिसी, कारीगरों को प्रोत्साहन और नेशनल फाइबर स्कीम की भी इसमें लॉन्च करने की बात की गई है, और जिसमें इन्होंने जो स्वरोजगार की जो बात करते हैं, महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना, उसमें इन्होंने इन्वेस्ट करने की बात की है। मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात कही है, इसमें क्या है कि बहुत सा मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, जहां पर लोगों को एक तरीके से सिखाया जाएगा कि किस तरीके से चीज़ों को बनाया जाता है, कौन कौन सी वस्तुओं का, और अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। और एक जिला एक उत्पाद की भी क्या है, बात की गई कि इसको बढ़ावा दिया जाएगा, कि एक डिस्ट्रिक्ट के साथ एक उत्पाद को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। साथ ही इसमें आम आदमी के लिए, ज़्यादा आम आदमी के लिए तो कुछ है नहीं है वैसे इस टैक्स में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो बात है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, जो पहले था वही है, वो 4-5 टर्म में है, इसका वही रहा है। न्यू इनकम टैक्स, हाँ, न्यू इनकम टैक्स एक्ट ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, इसका ध्यान रखें, इसको पूछा जा सकता है।
एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है कि न्यू इनकम टैक्स कब से लागू होगा, तो 1 अप्रैल 2026 से। रिवाइज रिटर्न की बात करते हैं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने का जो समय बढ़ाया गया है, पहले अच्छा अब तो कर दिया गया इसको 31 मार्च तक, और पहले ये था 31 दिसंबर तक था। अच्छा, रिवाइज्ड रिटर्न होता क्या है? रिवाइज रिटर्न का मतलब ये है कि तुमने जैसे कि अपनी जो डिटेल्स थी इनकम के बारे में, अगर वो गलती से गलत फिल कर दी है, तो उसको क्या है अपन चेंज कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, और वापस उसको उस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। तो यही क्या है तुम्हारा रिवाइज रिटर्न होता है। ओवरसीज टूर, एजुकेशनल, मेडिकल, और इस पर क्या है, टीसीएस जो लगता था उसको घटा के जो 5% लगता था उसको कितना कर दिया गया, अब 2% कर दिया गया है, ओवरसीज टूर और एजुकेशनल मेडिकल पर। अब हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ें महंगी हुई और कौन सी चीज़ें सस्ती हुई। तो सबसे पहले हम सस्ते की बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए हैं तुम्हारे। उसके अलावा सोलर पैनल भी सस्ते हो गए हैं, ईवी पार्ट्स, और उसके अलावा जो कैंसर की मेडिसिन थी इसके बारे में हमने जिक्र भी किया था कि कैंसर की जो मेडिसिन हैं उन पर से जो ड्यूटी है उसको हटा दिया गया है। अब महंगा क्या हुआ है, आप जो लग्जरी वॉचेस पहनते हैं वो महंगी हुई हैं। इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स है वो भी महंगे हुए हैं। साथ में कोई तंबाकू का सेवन करता है, सिगरेट का सेवन करता है, तो वो भी क्या है, महंगे हुए हैं। उसके अलावा अगर जैसे कि फॉरेन के जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं वो भी अब क्या है, महंगा होने की इसमें क्या की गई है, बात की गई। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमें पर्यटन और संसाधन सम्मिलित हैं, उसके बारे में इस बजट में क्या कहा गया है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो नारियल उत्पादन में क्या है, संवर्धन योजना लागू की जाएगी। संवर्धन योजना में क्या है, नई किस्म के जो पौधे हैं उनको लगाया जाएगा, और ज़्यादा मात्रा में नारियल के प्रोडक्शन पर बल देने की बात की गई। इसके साथ साथ इन्होंने काजू के प्रोडक्शन को बढ़ाने की भी क्या की है, बात की है। पर्यटन, पूर्वोत्तर के 5 राज्यों जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट बनाने की भी इसमें बात की गई है। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। गाइड ट्रेनिंग, अच्छा पर्यटन स्थलों में गाइड्स होते हैं तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए लगभग 10,000 गाइडों को ट्रेनिंग देने की यहाँ पे बात की है, किस तरीके से उनका बिहेवियर रहना चाहिए उसको समझाने के लिए। रेयर अर्थ मटेरियल, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा क्या है, कम मात्रा में होती हैं, तो ऐसे कुछ राज्य स्थापित किए, राज्यों में बनाने की बात की गई है। जैसे उड़ीसा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड फैसिलिटी और मिनरल पार्क्स बनाने की इसमें बात की। नेक्स्ट हम कुछ शब्दावली देख लेते हैं एक बार, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं, ऐसे कुछ टर्म्स होती हैं जो हमको पता नहीं होती, लेकिन वो क्या बहुत ज़्यादा इजी होती है, ऐसे कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है कि ज़्यादा टफ हो, लेकिन इनके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें फिर आगे सीखने में क्या होती है, थोड़ी आसानी होती है। जैसे कि हम जीडीपी की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, यह देश की तरक्की का एक तरीके से मीटर समझो आप। जैसे कि हम पूछते हैं कि जीडीपी की कितनी है उसकी, है ना, तो साल भर में तैयार सामान और सेवाओं का क्या होता है, टोटल मूल्य होता है या वैल्यू होती है एक तरीके से। तो ये तो आपकी क्या है, जीडीपी, मतलब हमने कितनी वस्तुएं बनाई और सेवाएं, उनका जो टोटल काउंटिंग करके प्लस करके जो भी वैल्यू रहेगी, तो वो क्या रहेगी, तुम्हारी जीडीपी रहेगी। साथ में फिस्कल डेफिशिएट, राजकोषीय जिसको घाटा कहते हैं, जैसे कि सरकार का घाटा, जब कमाई तो कम हो और खर्च क्या हो ज़्यादा। जैसे कि हमने कोई पॉलिसी बनाई या फिर हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, अब हमारा उद्देश्य है उससे किसी तरीके से क्या प्रॉफिट मिले, लेकिन हमें वो प्रॉफिट तो क्या मिला, कम, और खर्च क्या हो गया, ज़्यादा, तो वो क्या हो गया तुम्हारा राजकोषीय घाटा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको अपन पूंजीगत व्यय भी बोलते हैं, वह पैसा जो सड़क, पुल या अस्पताल जैसी संपत्ति बनाने पर खर्च किया जाता है, और एक तरीके से इसको भविष्य की कमाई भी कहते हैं, तो ये पूंजीगत व्यय है। राजस्व घाटा, जब रोजमर्रा की कमाई, रोज के खर्चे जैसे सैलरी, बिल के लिए भी काफ़ी ना हो। बिल्कुल, कभी कभी आप लोग देखा होगा कि उस स्टेट के जो कर्मचारी हैं या फिर जो एम्प्लॉय हैं उनको क्या सरकार ने अभी सैलरी नहीं दी है, या फिर उनको अभी अपनी तनख्वाह नहीं मिली, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ का जो राजस्व घाटा वो क्या है, अभी ज़्यादा है। अब उससे होता क्या है,
इसका मेन रीज़न होता है रेवड़ियाँ बाँटना। मतलब फ्री में लोगों को बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जो कि सोसाइटी में ज़रूरी नहीं होते। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट टैक्स, जो कि है ना कमाई पर लगने वाला सीधा टैक्स है। जितने भी जो एम्प्लॉयड होते हैं ना, उन पर सीधा डायरेक्ट टैक्स ही लगता है, जो उनको खुद प्रत्यक्ष रूप से क्या है वो चुकाते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों को इसके बारे में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। बजट 2026-27 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा, जो फिस्कल डिफिसिट है, लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया है? बजट 2026-27 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा, लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया है? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आई होप आप लोगों को ये क्लास ज़रूर समझ आई होगी, क्योंकि हमने बजट से लेकर रक्षा बजट पर कितना खर्च हुआ, रक्षा बजट में कितनी वृद्धि की है, उसके अलावा शिक्षा पर कितनी है, उसके अलावा मेडिकल या भी जितने भी और फैक्ट देखे थे वो अच्छे से समझ में आए होंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।